पढ़ाई करने में अगर दिक्कतें आएँ तो समझ लीजिएगा कि ये तैयारी आपको और मजबूत कर रही है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और वही दिन की शुरुआत होती है हमारे घर के कामों से। तो अगर आपकी पढ़ाई में भी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो तैयारी अपनी जारी रखिएगा, क्योंकि तैयारी में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब आप और मजबूत बन रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ इजी तो होती ही नहीं है, क्योंकि अगर इजी होगी तो आपको उसकी महत्वता नहीं मिलेगी और ना ही पता चलेगी। तो वही सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना, क्योंकि मेरे अभी बच्चे और पति सब सो रहे हैं, सारा अपना झाड़ू पोछा नहाना धोना किया, कपड़े वपड़े धोए। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में। नीचे सोसाइटी का मंदिर है, वहाँ पर शिवजी भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। मैं शिवजी भगवान जी को बहुत मानती हूँ और मैं सारे देवी देवताओं को मानती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है तो आपको स्पिरिचुअल भी होना ही चाहिए। तो सुबह सबसे पहले मैंने अपना नहा धोने के बाद पूजा वूजा की। ये मेरा प्यारा सा मंदिर है, आई होप आप सबको पसंद आएगा। और पूजा करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद, क्योंकि मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, भले मैं रात में कितनी भी लेट पढ़ाई करके सोती हूँ तब भी मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनके उठने से पहले मैं अपना सारा झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह और पूजा वगैरह निपटा देती हूँ। और अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं लगभग आधा घंटा पढ़ भी लेती हूँ। वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने बजे उठेंगे, क्योंकि मोस्टली जो वोकैब होती है इंग्लिश की वोकैब मैं सुबह ही कर लेती हूँ बच्चों के उठने से पहले। मैं रोज़ का 10 वोकैब लेती हूँ जिससे मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, इसलिए मैं रोज़ 10 वोकैब करती हूँ। और साथ ही जो पहले मैंने की होती है उनको रिवाइज़ भी करती हूँ, क्योंकि वोकैब आप तभी अपनी स्ट्रांग कर सकते हैं जो पीछे का रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि वोकैबलरी इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है नहीं तो, क्योंकि अगर आप आगे का पढ़ते रहेंगे पीछे का रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल ही जाएंगे। तो इसलिए दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करने के बाद मैं अब, क्योंकि 8 बजे तक मेरा मोस्टली सारा काम निपट जाता है, जो मेन काम होता है पूजा वूजा हो जाती है। उसके बाद अगर मेरे बच्चे नहीं उठे होते हैं तो फिर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो मैं डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ और डीएसएसबी की तैयारी में मैं पार्ट ए, मैं रोज़ाना अपना एक टारगेट सेट करती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। मैं रोज़ाना 10 हिंदी की वोकैब करती हूँ, 10 इंग्लिश की वोकैब करती हूँ, साथ में अपना मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ और उसी के साथ मैं जनरल अवेयरनेस जो होती है उसके कुछ ना कुछ टॉपिक्स उठाती हूँ, जिससे मेरा जनरल अवेयरनेस भी साथ साथ चलता रहे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि डीएसएसबी में पार्ट ए में 40% लाना ज़रूरी है, और अगर आपके 40% नहीं आते हैं तो फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, आपका क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम। 40% ज़रूरी है। तो मैंने आज का जो टारगेट रखा है वो टारगेट जो मेरा है वो है, आज मेरे को मैथ्स के मिनिमम 30 क्वेश्चंस करने हैं और उसी के साथ साथ मेरे को अपना आज आर्टिकल्स, जनरल अवेयरनेस में आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं। तो अभी मेरे बच्चे उठे नहीं थे तो अभी 8 ही बज रहे हैं तो मैंने सोचा अपनी इंग्लिश के वोकैब कंप्लीट कर लूँ और पीछे का रिवाइज़ भी कर लूँ। तो इंग्लिश के 10 वोकैब मैं कर रही हूँ और पीछे का जो है साथ साथ रिवीजन भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी EMRS का पेपर हुआ ही था तो मेरे पास वोकैब का बहुत ज़्यादा 400-500 वोकैब पड़ी हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी EMRS में, मैंने लिखी ही थी, नोट्स ही बनाए थे, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब और भी अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी मैं DSSB की करूँ कि जिससे कोई भी कमी मेरी तैयारी में ना रह जाए। तो इसी के साथ मैंने अपना वोकैब कंप्लीट किया, पीछे का रिवाइज़ किया और उसके बाद जब मेरे बच्चे उठ जाएंगे फिर मैं आगे का काम कंटिन्यू करूँगी। और अगर आप भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और कोई कन्फ्यूजन अगर आपको होगी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही मेरी जो मैथ्स की तैयारी चल रही है, मैं टॉपिक वाइज उठाती हूँ हर एक टॉपिक। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल कोनिक सेक्शन का मेरा टॉपिक चल रहा है, कोनिक सेक्शन में कंप्लीट कर रही हूँ। और प्रैक्टिस क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़रूरी है तो इसलिए, क्योंकि EMRS का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है तो मैंने टॉपिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, तो बस मैं प्रैक्टिस के ऊपर जोर दे रही हूँ। तो कोनिक सेक्शन का जो मैंने टॉपिक उठाया है उसमें कम से कम मेरी जो बुक है उसमें 300 to 400 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन के हैं। तो इसलिए मैं रोज़ 30-40 क्वेश्चन इस तरीके से करती हूँ कि कुछ दिनों में मेरी वो कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो वो मेरा टॉपिक जो हो जाएगा वो पूरा अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए मैं
किचन में आ गई थी। बच्चे मेरे उठ गए थे तो किचन में अपना काम मेरा चल रहा है कि बच्चों को गर्म पानी वगैरह पिलाना, फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह कराना। तो मेरा बेटा भी साथ साथ में ही किचन में, जब भी मैं किचन में रहती हूँ तो किचन में आ ही जाता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि एक हाउसवाइफ़ के लिए छोटे छोटे बच्चे हों तो कितना मुश्किल होता है सारा काम भी करना और पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना। इसलिए सैल्यूट है उन हाउसवाइफ़ के लिए जो इतनी हिम्मत भी दिखा रही हैं कि वो कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कोशिश ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हमने स्टार्ट ही नहीं किया ना किसी चीज़ को तो हम एंड तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टार्ट करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब मेरा दिन का लंच वगैरह बन गया था तो मैंने सबको लंच वगैरह करा दिया। छोले चावल वगैरह थे और तो वो सब कुछ कराने के बाद उसके बाद मैं दिन में अपने पढ़ाई में बैठ गई, क्योंकि दिन में मेरे बच्चे सो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी सोते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मेरा कुछ फ़िक्स रूटीन नहीं बन पाता है, कि वो डिपेंड जो करता है वो करता है बच्चों के ऊपर। क्योंकि बच्चे जब सोएंगे तब मैं पढ़ूंगी, अगर वो नहीं सोते हैं तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो इसलिए अब मेरे बच्चे दिन में सो गए हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम वो सोएंगे ही सोएंगे। तो फिर मैं तब तक अपनी मैथ्स कर रही हूँ, कोनिक सेक्शन के मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रही हूँ, जितने भी हो पाएंगे जब तक मेरे बच्चे सोते हैं तब तक। और उसी के साथ क्योंकि जो DSSB है उसकी जो तैयारी है, क्योंकि बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, तो ये आसान नहीं होती है DSSB की तैयारी करना। इसलिए आपको रोज़ एक टारगेट फ़िक्स करना पड़ेगा, चाहे आप स्मॉल टारगेट्स रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्योंकि फ़ैमिली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के चक्कर में अपनी फ़ैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं या अपनी फ़ैमिली को किनारे नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे टारगेट आपके स्मॉल टारगेट्स ही हों, लेकिन वो टारगेट आप रोज़ के रोज़ अपने बनाइए और उनको अचीव करिए। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ने वाला इंसान ही गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर पाए। कई बार 2 से 3 घंटे पढ़ने वाला इंसान भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेता है। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी मैं कह रही हूँ, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में आप 2 दिन पढ़े 10-10 घंटे, वो चीज़ नहीं चलेगी। आप रोज़ पढ़िए, चाहे आप 2 से 3 घंटे पढ़िए, लेकिन आप रोज़ टाइम निकालिए। कैसे भी मैनेज करिए, रात में पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। नींद आती है, मुझे भी आती है, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती हूँ। क्योंकि दिन में जब मेरे बच्चे सोते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, और रात में भी मुझे 12-1 बज जाते हैं, क्योंकि रात में मेरे को 9-10 बजे के बाद ही टाइम मिलता है पढ़ने का। और सर्दियों का मौसम है, ठंड भी बहुत लगती है, लेकिन क्या करें, अगर नींद को इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब को भूल जाइए, और अगर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही। तो आप मेहनत करने से बिल्कुल भी मत कतराइए, कोशिश करते रहिए। मैं भी कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ बने रहिए, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाती रहूँ। और फ़िलहाल मेरा जो मैथ्स के जो मेरा टारगेट था 30 क्वेश्चंस का, वो मैं इस दौरान मैथ्स के टारगेट को कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसी के साथ आपको एक और चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि DSSB में जो पैटर्न है कि हम पीछे नहीं जा सकते हैं ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप एक बार जो सेट आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते हैं उस सेट में वापस। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंस जो मेन चीज़ रहती है ना, वो इम्पॉर्टेंस रहती है कि आप की कंटिन्यूटी कितनी थी। एग्ज़ाम में जाके कई बार ऐसा होता है कि 8 से 10 घंटे पढ़ने वाला इंसान भी नहीं कर पाता है और 2-3 घंटे पढ़ने वाला इंसान कर लेता है। तो वो आपके माइंड के अटेंटिवनेस में, आपकी रेगुलरिटी पे, इन सब पे बहुत डिपेंड करता है। तो माइंड को शांत करते हुए अच्छे से आप तैयारी कीजिए। ये मत देखिए कौन कितना पढ़ रहा है, ये देखिए कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने रात में आर्टिकल्स का टॉपिक उठा लिया था कि मुझे आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं। आप देख रहे होंगे घड़ी में 11 बज रहे हैं, तो मैं मोस्टली 10 बजे के बाद ही पढ़ना शुरू कर पाती हूँ जब मेरे बच्चे सो जाते हैं। तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया अपना आर्टिकल्स का टॉपिक, और सारे आर्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने सारे पढ़ लिए हैं। और आज मैंने आर्टिकल्स कंप्लीट किया, हिंदी और इंग्लिश के वोकैब की, मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। ये मेरा आज टारगेट था। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने शुरू होंगे, अभी हुए भी नहीं हैं, तो हो सकता है तब तक अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कर लूँ। तो इसलिए अपने अचीव करेंगे अपने गोलों को। नींद
छोड़ के हम पढ़ाई की ओर फोकस कर रहे हैं। आप सब भी करिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि 2024 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमें अचीव करनी है। इस टाइम पे बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स आएंगे, तो सेक्शन ए जो होता है वो सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन ही होता है, और मैथ्स का सिलेबस जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को पकड़ के तैयारी कीजिए, और बस तैयारी करते करते आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ